हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और हम आज की वीडियो में स्पेशली एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जो कि कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम हो या यूपीएससी सर्विसेज एग्जाम हो या अदर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल दिया है माई जर्नी फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट टू जियो टेक्निकल इंजीनियर। दोस्तों, ऐसी ये इस तरीके की के टाइटल की वीडियो तो आपने, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं नहीं देखी होगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जो जर्नी रही है यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर के जियो टेक्निकल इंजीनियर बनने तक की, उसको आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए। और ये जर्नी जो है दोस्तों, आपको बहुत सारी बातें बताएगी मेरे बारे में। और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, बट ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कई साल लग गए होंगे तैयारी करते करते, आपका मोरल डाउन हो गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि अब आपको क्या बनना चाहिए, आपकी लाइफ के लिए जो है एक सूटेबल गोल है वो कैसे पाए। क्या प्लान ए आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो प्लान बी क्या है, सी क्या है। आपको इस वीडियो से जो है काफी क्लैरिटी आएगी। मेरी कोशिश होगी इस वीडियो को शुरू से एंड तक मैं इस तरह से बनाऊंगा कि आपको हर एक बात, हर एक चैप्टर जो है आपकी लाइफ में भी इस तरीके से की आएगा, तो आपको काफी क्लैरिटी रहे, आगे जो है आपको समस्याएं नहीं आए। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और जानिए कि किस तरह से मैंने अपनी यूपीएससी की एक्चुअली तैयारी शुरू की। और उस तैयारी में बीच में कई सारे पड़ाव आए और उनमें मैंने कई तरीके की गलतियां भी की हैं और इसके कुछ फायदे भी हुए हैं। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी की है तो उसमें जो है कुछ गलतियां हुई मुझसे, और उसके बाद में जब मुझे मेरी गलती समझ में आई तो मैं मैंने उसको कैसे सुधारा और मैं एक जियो टेक्निकल इंजीनियर बना और एक अच्छी इंडिया की वन ऑफ द टॉप एमएनसी कंपनी में एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर में अभी वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपना बेसिक डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है दोस्तों। ठीक है। और मैंने जो है दोस्तों एमटेक किया हुआ है। एमटेक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इंडिया का काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। वहाँ से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो है मैंने एमटेक किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट एग्जाम से जो कि जूनियर इंजीनियर, पीएचडी और सीपीडब्ल्यूडी लेवल के क्रैक किए हुए हैं। उसके बाद में मैंने एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट की तरह भी काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो आपको जूनियर इंजीनियर का एग्जाम क्रैक करने से लेकर के जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, वो भी प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी में काम करने का जो आपको दिख रहा है ये टाइटल, ये दोस्तों इन दोनों के बीच में ये जो एंड है, ठीक है, ये एंड में ही मेरी यूपीएससी की जर्नी है। यूपीएससी की जर्नी से पहले मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। ठीक है, सरकारी अधिकारी था। उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ के ये तय किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, और यूपीएससी की तैयारी के दौरान की मेरी जर्नी रही, और उसके बाद में यूपीएससी एस्पिरेंट से फिर मेरी अगेन प्राइवेट जॉब में एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी में काम करना मेरी लाइफ का एक आगे का गोल बना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको लिंक्डइन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने में मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस तरीके से है कि इसमें कुछ स्लाइड्स हैं, उसमें मैंने अपनी जो स्टार्टिंग हुई, ये जर्नी की स्टार्टिंग, जर्नी जो चली मेरी यूपीएससी की, और वो जर्नी एंड कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताया है।
यहाँ पे बात आती है दोस्तों सन 2009 से लेके 2013, 2009 से 2013 तक मैंने बीटेक कंप्लीट की सिविल इंजीनियरिंग में। गवर्नमेंट कॉलेज था राजस्थान में, उदयपुर से। और वहां से जब मैंने बीटेक कंप्लीट की, तब तक मुझे लाइफ में कुछ क्लियर नहीं था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों ली। और मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में जब मैंने बीटेक की, तब भी क्लियर नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। सब लोग एक दिशा में बह रहे थे। सबके दिमाग में ये था कि कॉलेज से या तो प्लेसमेंट मिल जाए, तो जिनका प्लेसमेंट हो गया वो उस वक्त ही प्राइवेट जॉब्स में चले गए। कुछ के दिमाग में ये था कि भाई आगे जाकर के गेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, गेट की तैयारी करेंगे, या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करेंगे, या ले दे करके गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो बातें, दो पाथ बन रहे थे कि या तो प्राइवेट जॉब में जाना है, या फिर ये जो फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था दोस्तों यहाँ पे 2013 में, या तो प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाना है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है। ठीक है। तो दोस्तों उस वक्त पे प्राइवेट जॉब्स की भी उस वक्त पे ठीक ठाक डिमांड थी, और गवर्नमेंट जॉब्स भी थोड़ी थोड़ी निकल रही थी। तो सन 2013 में मैंने चूज किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब साइड में जाना है। या तो गवर्नमेंट जॉब पानी है, या गेट एग्जाम क्रैक करना है, या इंजीनियरिंग सर्विसेज जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होता है। ठीक है। वहां पे रेलवे डिपार्टमेंट होता है, सीपीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने तो ये चूज किया कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है। अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ही क्यों चूज किया मैंने, प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाना क्यों नहीं चूज किया मैंने उस वक्त पे, इसके पीछे क्या मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही जाना है। कोई ना कोई रास्ते पे चलना था, या तो प्राइवेट जॉब में जाकर के काम करना है, या गवर्नमेंट में जाके काम करना है। इसके पीछे जो कारण था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए गया, वो ये था कि मुझे जो है, मेरी पास्ट कंडीशनिंग थी, मेरे पहले से दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई थी कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरा होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरा होता है, वहां पे जो है बहुत काम करवाते हैं, और जॉब में पैसा कम मिलता है। तो ये मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी, जिसको बचपन से मेरे घर परिवार या जो मेरी स्थिति रही, जिस भी परिवेश से मैं आता हूँ, वहां से एक माइंड में ये बहुत भरा हुआ था कि प्राइवेट जॉब्स में जो है शोषण बहुत होता है, प्राइवेट जॉब्स में काम बहुत कराते हैं, और तनख्वाह उतनी देते नहीं है। तो ऐसा कुछ आपने भी सुना होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने परिवारों में सुना होगा। और ज्यादातर जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आपको बढ़ावा देते हैं। इस थॉट प्रोसेस से मेरे भी दिमाग में है कि गवर्नमेंट जॉब करना अच्छा है, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है। सैलरी के अलावा जो है, यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू भी बहुत होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको समाज रेस्पेक्ट की तरह देखता है। और सिर्फ समाज ही नहीं दोस्तों, शादी ब्याह रिश्ते जो होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है। तो हर तरह से एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है। तो ये सन 2013 में मेरा कुछ ऐसा ऐसा माइंड माइंड मेकअप हुआ, और उस वक्त पे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी भी निकल रही थी, और उस वक्त पे यही लगा कि तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि बीटेक में तो कुछ किया नहीं था बहुत अच्छा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो चलो चलते हैं और दिल्ली की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं। तो मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में मैंने तैयारी की, और तैयारी के बाद में सन 2014 में मेरा गेट एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। किसमें सिलेक्शन हुआ? सन 2014-15 के आसपास मेरा गेट एग्जाम होता है इंडिया का। ठीक है। ये बहुत अच्छा और इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। इसकी मेरी ऑल इंडिया रैंक करीब 2000 के आसपास आई थी। ठीक है। 2000 के आसपास मेरी रैंक बनी थी। ठीक है। एग्जैक्ट रैंक तो अब मैं खुद भी भूल गया हूँ, 2100 के आसपास होगी समथिंग। ठीक है। तो मेरे मेरे को जो है दोस्तों उस वक्त पे कुछ आईआईटीज में भी सिविल इंजीनियरिंग की सब स्ट्रीम में जो है एमटेक करने का मौका मिल रहा था। जैसे आईटी रुड़की में अर्थक्वेक मिल रही थी, या फिर जो एनआईटी जयपुर है, एमएनआईटी बोलते हैं उसको, एमएनआईटी जयपुर है, वहां पे अर्बन प्लानिंग मिल रही थी। और दोस्तों मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में
सन 2014-15 के आसपास की बात है ये। मुझे दोस्तों दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। अब मैंने दिल्ली ही रहना क्यों चूज किया, उसके पीछे भी एक स्टोरी थी। क्योंकि मुझे जो है गवर्नमेंट एग्जाम का अभी भी था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना है। क्योंकि मैंने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में था और मैं तैयारी कर रहा था, उस वक्त पे मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि करनी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही है। गेट एग्जाम मैंने फिर दिया ही क्यों, जब मुझे तैयारी गवर्नमेंट जॉब की करनी है। गेट में तो जो टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं का सिर्फ प्लेसमेंट होता है पीएसयूज में। किन में? पीएसयू कंपनी में सिर्फ टॉप 100 या टॉप 200 300 का सिलेक्शन होता है। और मेरी रैंक कितनी आई है? 2100। लेकिन क्या होता है, जो गेट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप की चाह में जो है मैंने क्या किया कि मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जहां से मुझे जियो टेक्निकल स्ट्रीम में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन भी आया था कि स्टाइफंड जो है 12-12,500 रुपए कुछ समथिंग मिल जाएगा, ठीक है, महीने का। तो मैंने सोचा कि यार 12,500 रुपए मिल रहे हैं, बढ़िया है, आराम से पढ़ाई भी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करेंगे और साथ में अपनी एमटेक भी हो जाएगी। तो उस तरह से मैंने देखा और सुटेबल वे में जो है एमटेक की दिशा में मैं चल गया। अब जब एमटेक कर रहा था तो तैयारी भी की, बड़ी दबा के तैयारी की। सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि मैंने बीटेक लेवल तक बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा था। देखो, बीटेक तक जो मैंने पढ़ाई की वो मार्क्स पाने के लिए की थी, और जब एमटेक के दौरान मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब्स की और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग की, तो उस वक्त पे सिविल इंजीनियरिंग के मोस्टली 10 सब्जेक्ट चलते हैं। उन 10 सब्जेक्टों पे मैंने अच्छी कमांड बनाई और अपने आप को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार किया कि कैसे भी करके मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। इस दौरान मेरा 2 गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। पहला मेरा हुआ था जूनियर इंजीनियर एज अ सीपीडब्ल्यूडी में, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की जॉब्स निकली थी। एसएससी जेई का एग्जाम था, उसको क्रैक किया, यहाँ सेलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं जेई बना पीएचईडी डिपार्टमेंट राजस्थान में। तो राजस्थान का जो है पीएचईडी का एक एग्जाम निकला था। पीएचईडी जो है बेसिकली कहा जाता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने जो है राजस्थान वाली जॉब में जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जाकर के काम करना पड़ेगा और मुझे जो है गांव में जाकर के नौकरी नहीं करनी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेरे को क्लियर था कि मुझे नहीं करनी है। तो मैंने जो है राजस्थान में वाली जॉब को तो बिल्कुल कर दिया कैंसिल, ठीक है। इसको मैंने जाकर के ज्वाइन ही नहीं किया। दूसरी जॉब थी मेरी सीपीडब्ल्यूडी की एज अ जूनियर इंजीनियर, जिसको मैंने ज्वाइन किया। लेकिन इस जॉब को जब मैंने ज्वाइन कर रहा था, उससे पहले मैंने एक इंडिया के बहुत क्वालिटी के कॉलेज में पढ़ाई की थी, चूंकि 2 साल, कितने, 2 साल मैंने 2 इयर्स स्टडी की, किस में, जियो टेक्निकल में, ठीक है। जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले, और अच्छे प्रोफेसर्स ही नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स मिले, और वहां पे एक ऊंचा माइंडसेट मिला। ऊंचा माइंडसेट कैसा ऊंचा माइंडसेट? बड़े बड़े लेवल के जो है ना लोग जो है उस कॉलेज में आते थे, उनके प्रेजेंटेशंस होते थे, उनसे उनसे मीटअप होता था, और एक बहुत हाई क्वालिटी की सोच मिली जिनको बच्चों को कुछ करना था। एक 2016 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैंने कई सारे स्टार्टअप के इवेंट्स भी देखे, मैंने बहुत लोगों की जर्नी देखी, मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की चाह देखी, एक यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का जो है भाव देखा बहुत सारे बच्चों में। और मेरे कई साथ के कलीग्स जो हैं जाके सन 2016 में ही जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो उस वक्त पे मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उनसे बात करना, उनके आइडियाज को सुनना, वो किस तरह से जो है दुनिया को देखते हैं, उनकी नॉलेज, उनका इंटेलेक्ट, ये सब जब देखा तो बड़ा मेरे को एस्पायरिंग लगता था। तो इन 2 सालों में मुझे जो है इस तरीके के कई तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिला, कई सारे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स मिले, और मैंने जो है
अपने अपने जीवन का रुख जो है उस टाइम पे जब मैं CPWD में जॉब करने लगा था, तो महीने 2 महीने में मुझे लगने लगा कि मुझे जो है अगर लाइफ में कुछ करना है, अगर लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है, तो आई थिंक सो दुनिया में अगर सबसे बेस्ट जो जॉब है वो शायद एक IAS ऑफिसर होना है, एक UPSC एस्पिरेंट होना है। तो मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, या जो सिविल सर्विसेज एग्जाम से जितनी भी पोस्ट निकलती है, ठीक है, उन सब में जो है जो टॉप की पोस्ट है उन सब उन तक मुझे पहुंचना है, ऐसा मेरा माइंडसेट बनने लगा। तो उस वक्त पे मेरे सामने यही चुनाव था कि क्या मुझे लाइफ टाइम जो है एक जूनियर इंजीनियर बन के रहना चाहिए, या फिर मुझे अभी जब मैं 25-26 साल का हूँ, इस टाइम पे मेरी एज 25 से 26 के आसपास की थी, ठीक है। तो उस वक्त पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं सोच रहा था अगर मैंने जॉब कर ली तो क्या होगा, तो ये होगा कि मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और उसके बाद में बस नौकरी करनी है और उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार एक बारी को ट्राई करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये शादी वगैरह ये सब चीजें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन अगर लाइफ में जो है 5-6 अटेम्प्ट मिलते हैं UPSC के, अगर अपन ने ट्राई किया तो अपन शायद लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, ठीक है। तो मेरी लाइफ मेरे को जो है उस वक्त पे स्टार्टअप को लेकर के इतना कुछ था नहीं कि भाई स्टार्टअप करना है या बिजनेस सेटअप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने का एक अच्छा तरीका ये है कि UPSC की तैयारी की जाए, IAS ऑफिसर, IPS, ठीक है, IRS, या और अदर जो सबऑर्डिनेट जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनका हिस्सा बन के मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने डिसीजन ले लिया था, और जब डिसीजन लिया तो डिसीजन लेने के बाद में मैंने UPSC की जर्नी जो है स्टार्ट की, और मैंने जो है दोस्तों करोल बाग और राजेंद्र नगर का जो एरिया है वहां पे जाकर के रूम लिया, वहां पे तैयारी करना शुरू किया। और तैयारी जब मैंने शुरू की, ठीक है, तो मैंने जो है मेरी लाइफ के मैं मैंने एक अपने खुद से एक अंदर से दिमाग में एक डिसीजन बनाया था कि यार तैयारी तो मैं करने निकल रहा हूँ UPSC की, और पता नहीं है कि ये जर्नी कितनी अच्छी है, मतलब कितनी सिंपल रहेगी। एक्चुअली ये जो तैयारी मैंने करने का डिसीजन लिया उसके पीछे एक कारण भी था कि मैं सिर्फ ये जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स तक क्रैक नहीं किया है, मैंने असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के एग्जाम में भी इंटरव्यू तक मैं गया था, और राजस्थान का ही एक इंटरव्यू था, वो दिया भी था। लेकिन दोस्तों वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। अगर मेरा असिस्टेंट इंजीनियर में सिलेक्शन होता तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी पोस्ट होती, और वहां से जो है मुझे लाइफ में एक ऊंचे लेवल पे काम करने का मौका मिलता। हालांकि जूनियर इंजीनियर का लेवल भी कोई बहुत छोटा नहीं होता है, ये बहुत अच्छी जॉब होती है, और जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, लेकिन बहुत आगे तक ये जर्नी जो है जाती नहीं है, प्रमोशन लेट होते हैं, प्रोसेस जो है स्लो रहता है प्रमोशन का। तो मुझे यही लगा कि यार बनना है तो कुछ बड़ा बनना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेरी UPSC की जर्नी स्टार्ट होगी, ये सोच के कि यार लाइफ में अटेम्प्ट देने हैं, तैयारी करनी है। UPSC वैसे मौका देती है 6 अटेम्प्ट देने का, ठीक है, लेकिन मैंने जो है अपनी UPSC की जर्नी जो है 3 अटेम्प्ट पे ही जाकर के रोक ली, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर था कि अगर UPSC निकालना है तो 3 अटेम्प्ट में ही निकालना है, और मैं 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मुझे जो कुछ करना है, मेरा एफर्ट डालना है, वो 3 अटेम्प्ट में ही देना है। अब दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है। ये अटेम्प्ट मैंने सन 2017 में दिया था। 2017 में जब अटेम्प्ट दिया, उसके बाद में दोस्तों हुआ ये कि 2017 का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फिर मैंने जो है इसके बाद मेरी जर्नी जारी रही, और मैंने फिर वापस मन को एकजुट किया कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मेरे को सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है अपनी तैयारी शुरू की, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है तैयारी बहुत 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 मेहनत से की। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत मेहनत की थी, सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने तैयारी की, लेकिन वही सेम चीज रिपीट हुई, और मैं प्रीलिम्स ही एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। अब मेरे मन में जो है सेल्फ डाउट की भावना जो है तैयार होगी। 2018 निकल गया,
प्रीलिम्स एग्जाम दिया था 2018 का यूपीएससी का एग्जाम प्री ही नहीं निकल पा रहा है, तो मेंस अपने आप में एक थोड़ा सा टफ स्टेज होती है, और मेंस के ऊपर इंटरव्यू। तो ये जो है 3 फॉर्मेट्स में, मतलब ये 3 स्टेप्स में एग्जाम होता है। अब मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी यूपीएससी की तैयारी करके। अब उसी वक्त पे फिर मेरे दिमाग में जो है ये आने लगा, यार अब क्या करूं। अब बैक स्टेप तो है नहीं, अब जॉब तो है नहीं हाथ में। तो अब जो है जॉब वापिस से पाना मेरे लिए एक और नहीं, एक मन ही मन में अंदर ही अंदर चलने लग गया कि यूपीएससी करने तो आया था, लेकिन अब करना क्या है। अब उस वक्त पे जो है एक फॉर्म निकला था, और आरएस एग्जाम का, ठीक है, आरएस का एग्जाम का फॉर्म निकला था। और यहाँ पे ये हुआ कि आरएस का एग्जाम का प्रीलिम्स जो है मेरा क्लियर हो गया। इसके ऊपर मैंने पहले भी पास्ट में वीडियोस बनाई हुई है आरएस से रिलेटेड, इसीलिए मेरे चैनल पे यूपीएससी और आरएस की भी वीडियो मिल जाएगी आपको शुरुआती डेज में जब मैं बना रहा था, ठीक है। अब जो है दोस्तों आरएस की जब मैंने तैयारी जो है के लिए मुझे यूपीएससी 2018 के अटेम्प्ट के बाद में 2 से 3 महीने का करीब करीब समय मिल रहा था। अब मेरे सामने चुनौती थी कि मुझे कैसे भी किसी भी हाल में आरएस का एग्जाम निकालना है, ठीक है, ताकि मैं एक सही अच्छे लेवल की जॉब होती है आरएस की भी, और आरएस से अगर मैं आरएस अफसर बनता हूं तो वो बहुत फायदा रहेगा, मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी को भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। ऐसा मेरे दिमाग में चलने लगा, और आरएस का मैंने प्रीलिम्स दिया और मैंने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, और बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल सी मेहनत करके मेरा प्रीलिम्स जो है क्रैक हो गया एग्जाम का, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम जब क्रैक हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लिखने में टाइप करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि पेन टेबलेट अभी नहीं है। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है जब क्रैक हुआ दोस्तों, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मेरे अंदर वापस से एक कॉन्फिडेंस जगा कि अब मेरे को जो है आरएस का जब मैं प्रीलिम्स क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं मेंस भी क्रैक कर सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में जब क्लियर हो गया कि मैं मेंस क्रैक कर सकता हूँ, तो मैंने तैयारी करना शुरू किया, और मेंस की ही तैयारी पे सिर्फ फोकस किया मैंने, और यूपीएससी को साइड में डाल दिया। मैंने कहा कि पहले जो है ये मेंस क्लियर करूं, और मेंस जो है बहुत मायने रखता है, बाकी सब चीजें बाद में। तो मैंने जो है आरएस का मेंस का एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया। अब दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट में मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ का जो प्रोसेस होता है बहुत स्ट्रेटेजिक नहीं होता है, कि 6 महीने से साल भर का जो है टाइम ड्यूरेशन दी जाती है प्रीलिम्स से मेंस के एग्जाम के बीच की, ये ड्यूरेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ये एग्जाम बार बार पोस्टपोन होता रहा, और ऐसे होते होते 2018-19 तक जाकर के जो है दोस्तों ये एग्जाम 2019 में जाकर के 1 डेढ़ साल में जाकर के ये एग्जाम हुआ, ठीक है। तो काफी टाइम लग गया था इस एग्जाम होने में, और तब तक मैं जो है मैं काफी थक गया था एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते करते, क्योंकि मैं ये जर्नी एक बहुत लंबे समय से लड़ रहा था। 2014 से ही मैं तैयारियों में लगा हुआ था गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की, और यहाँ पे जो है मेंस एग्जाम में फाइनली मेरा नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है इसी दौरान प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के दौरान ही बीच में एक राजस्थान का वापस से एक असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब भी की अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। उसका भी प्रीलिम्स और मेंस होता है इसी तरीके से। तो मैंने जो है उस एग्जाम को बहुत लाइटली तैयारी करके उसका प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। मैंने सोचा कल को एज अ प्लान बी सी डी जो भी मानो उसकी तरह जो है मेरे लिए काम आएगा ये एई का एग्जाम, अगर मेरा आरएस का मेंस एग्जाम नहीं निकला तो भी, ठीक है। तो मैंने इसका एई का भी प्रीलिम्स एग्जाम दिया। इसके बाद में जो है जब आरएस का मेंस हो गया, उसके बाद मैंने जो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था उसका भी मेंस मैंने लिखा। अब दोस्तों उसके बाद में एक लंबा ड्यूरेशन चला, जब कोविड आ गया, ठीक है। क्या आ गया? कोविड। कोविड जो है उस वक्त पे जो है काफी खराब स्थिति हो गई थी। मैं जो है दोस्तों करोल बाग में ही रह रहा था, और वहां से जो है जून 2020 के आसपास मैं करोल बाग से निकल गया। करोल बाग मैंने छोड़ दिया, और मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन फील कर रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। एक तो एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे थे, दूसरा पढ़ाई होना बंद हो गई थी। कोविड के ड्यूरेशन में मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, सब कुछ बंद हो गया। मैंने अपने वापस होम टाउन जाना सुटेबल समझा, और उस वक्त पे मैं अपने होम टाउन आ गया। अब मैंने जो है अपनी तैयारी को यहीं पे घर से करना शुरू किया,
और आरएस के एग्जाम और ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का मैंने एग्जाम लिखा था, उसके मेंस एग्जाम लिखे थे, उसके रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था। और दोनों के मेंस एग्जाम मेरे नहीं निकले। सिचुएशन इस जगह पे आई कि अब मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होने लगा। और जब मुझे सेल्फ डाउट हुआ तो मैंने काफी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी मुझे उस वक्त पे। लेकिन फिर भी मैंने अपना मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश की। और मैंने जो है इसके बाद तय किया कि अभी मेरे पास यूपीएससी का एक और लास्ट चांस है, जो कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ठीक है, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, शायद इस बार मैं वापस से यूपीएससी दूंगा और प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा। मैंने 2021 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम का लास्ट अटेम्प्ट मान करके दिया। और मैंने जितनी मेरी तरफ से कोशिश हो सकती थी मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन दोस्तों इस बार भी स्थिति यही हुई कि मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम फिर से नहीं निकला। और मैं काफी अब निराश सा फील करने लगा। और काफी ज्यादा मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि लाइफ में मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझसे जो है अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। बाहर से हम कितना ही मोटिवेशन ले ले दोस्तों, हमने यूट्यूब की कई सारी वीडियोस देख ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, घर वाले भी पॉजिटिविटी कितनी भर लेंगे, वो नहीं भर सकते एक टाइम के बाद में। तो क्योंकि मैं अंदर से ही बहुत निराशा फील करने लग गया था। और ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये एक बहुत टफ स्ट्रगल होती है जब आप लगातार एक लंबे सन 2013 के बीटेक पास होने के बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हो एग्जाम्स की, एग्जाम के बाद में एग्जाम्स दे रहे हो, और आपको क्लियर नहीं है कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक ऐसी जर्नी है। तो इसके बाद में आखिर होता क्या है, ये जर्नी जब एंड हो जाती है 2021 में, अब क्या, अब क्या करे एक यूपीएससी एस्पिरेंट। ये कहीं ना कहीं मेरे, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हमारे देश के कई सारे 10-15 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम्स का और दूसरे और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं, उनके सामने भी ये सिचुएशन आती है। मेरे सामने ये सिचुएशन आई थी। अब दोस्तों बात ये आई कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे यही लगा कि मुझे कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम्स दे करके देखने चाहिए जो जूनियर इंजीनियर लेवल के हैं। तो ये सच्ची कहानी है दोस्तों, ना मैंने कोई चीज का झूठ रखा है, ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। ठीक है, आज भी मैं एक सेटिस्फैक्टरी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने वापस से जूनियर इंजीनियर के और भी फॉर्म भरे। लेकिन दोस्तों अब मैं इतना एग्जाम्स और एग्जाम्स की जो तैयारी करते करते तकलीफ में आ गया था, इतना निराश हो गया था। और मैं कोई दोस्तों मेरे पास कोई कोटा नहीं है। ठीक है, मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्या है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ जिस जो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जब मेहनत करते हैं तो वो पूरी जान लगाते हैं। सीटें बहुत लिमिटेड है, उनको पता है, उनको पता है सीटें बहुत लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत भारी होता है। एक एक नंबर पे कंपटीशन है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में तो आसान नहीं है। और जिस तरह से ट्रेंड सन 2020 के बाद से और अच्छे लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होने लगे, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल और बहुत ज्यादा डीपर होता जाना चाहिए, या आप गलती की कोई गुंजाइश न रखें। अगर आपने जीके के क्वेश्चन गलत कर दिए, अगर आपने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं, मान लो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से इंग्लिश के क्वेश्चन गलत कर दिए, आपके लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको सब कुछ आना चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं खास तौर पे ये हिदायत देना चाहता हूँ। और देखो, मैं ये जो भी बातें कह रहा हूँ ये एक एज एन एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। मैं कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ जिसने जिसने बचपन से 10वीं 12वीं हर जगह टॉप किया हो, या बहुत अच्छे मार्क्स से पास रहा हो, या बहुत ही स्कॉलर टाइप का स्टूडेंट रहा हो। एक बहुत एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल सा स्टूडेंट है, जिसने अपनी तरफ से प्रयास करते करते, मेहनत करते करते दूसरों को देखा कि दूसरे जब मेहनत करते हैं तो कितनी जान लगाते हैं, तो दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर के खुद मेहनत की, और मेहनत करते करते जो कुछ पाया है वो अचीव करने की कोशिश की है। तो मेरे मन में जो है सेल्फ डाउट जब 2021 में आया, तो मैंने वापस से जूनियर इंजीनियर के एग्जाम
फॉर्म भरे और मैंने सोचा कि मुझे जो है ट्राई करना चाहिए वापस से, और वापस से जो है कम से कम एक सरकारी नौकरी लेकर के वापस तैयारी, मुझे जो है तैयारी तो नहीं करनी है, लेकिन एक सफिशिएंट, एक ठीक ठाक जॉब पानी है। अब दोस्तों होने ये लगा कि मेरे से जूनियर इंजीनियर के भी एग्जाम निकलना बंद हो गए। मुझसे अब कोई एग्जाम ही नहीं निकलता था। इवन मुझसे पढ़ाई होना बंद होगी। मैं निराशा के भाव में, नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा आ गया था। एक लंबी फ्रस्ट्रेशन भर गई थी, जैसे मुझे पढ़ाई से नफरत होने लगी। ठीक है, ये एक सच्ची कहानी है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपको क्लैरिटी आए लाइफ में। ना मैं आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ना मैं आपको ज्यादा सकारात्मक बनाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से उलझे होते हैं, और उस उलझन में हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन हमें लाइफ में किस तरह से लेने चाहिए। मैंने कहाँ गलतियां की हैं, आपको दिख रहा होगा इन सब बातों में जो मैं अभी तक आपको कह रहा हूँ। अब दोस्तों होता क्या है, इसके बाद में जब मेरे से जूनियर इंजीनियर के भी एग्जाम नहीं निकल रहे थे, तो सन 2022 आ जाता है। अब एक फ्रस्ट्रेशन खुद से आती है, एक फ्रस्ट्रेशन सामाजिक होती है, समाज की तरफ से भी आती है, एक परिवार वालों की तरफ से भी आती है, और बंदा ऐसी जगह पे जाके फंस जाता है। अब उसको समझ नहीं आता है कि जिंदगी में क्या करे। तो मैंने कुछ वक्त के लिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना शुरू किया, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। बट वो मेरा पढ़ाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं अब वापस से वही पढ़ाना और पढ़ना पढ़ाना और ये इस ट्रैप में फंसूं। हालांकि मैं यूट्यूब चैनल चालू कर चुका था इस दौरान ही। और दोस्तों मैं जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाता था, यूपीएससी के, आरएस के और सिविल इंजीनियरिंग के भी। लेकिन दोस्तों इतना मतलब फोकस्ड नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है आखिर। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर वापस से नहीं बन पा रहा हूँ, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या करूँ। अब मुझे दिखा कि कुछ भी हो मुझे जॉब वापस चाहिए, एक ठीक ठीक सी नौकरी करनी है जहां से मैं अपनी लाइफ को वापस से शुरुआत करूं। तो एक चैप्टर एंड हो जाता है यहाँ पे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, और मेरा एक लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है। वो शुरुआत होता है दोस्तों एज एन न्यू प्राइवेट जॉब की तरह। उस प्राइवेट जॉब तक पहुंचने से पहले मेरे मन में कई सारे सवाल होते हैं। उन सवालों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल आपके भी सवाल है, और ये सवाल आपके, और आप किस तरह से एक यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पहुंच जाते हो उससे रिलेटेड सवाल है। और ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इवन आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो। हर एक चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को, समझने को मिलेगी। तो पहला सवाल मैंने ये रखा है कि भाई व्हाई डिड आई प्रिपेयर, मैंने तैयारी ही क्यों की, मैंने आखिर यूपीएससी की तैयारी क्यों की। तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न तब आया जब मैंने लगातार फेलियर फेस की यूपीएससी की। और ये सवाल इसलिए मेरे लिए जरूरी था, ये जानना कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों, मैं यूपीएससी की तैयारी करना क्यों चाहता हूँ। तो ये बात मेरे को जब मैंने तीनों अटेम्प्ट दिए, उसके बाद में मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैंने तैयारी ही क्यों की। तो जो मूल मूल मेरे सामने इस सवाल के जवाब आए, तो वो जवाब बहुत ऐसे क्लियर नहीं थे दोस्तों कि वो एक बहुत गहरी वजह बन पाए मुझे यूपीएससी की तैयारी को लगातार 6 अटेम्प्ट तक खींचने के लिए। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात बहुत गहरी है दोस्तों। इसको समझना आप, इसको नेगेटिवली ना देखें इस वीडियो को, या सुने। यहाँ पे जो बात कही जा रही है उसके मर्म को समझे। ये तैयारी मैंने इसलिए की, एक कारण था दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है दोस्तों, ये मेरी लाइफ का पार्ट बना। ये इसलिए बना क्योंकि मैं 2 गवर्नमेंट एग्जाम पहले ही निकाल चुका था, और तीसरा जो है तीसरा ही नहीं, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, किसी में मेंस लिखा था, किसी में इंटरव्यू तक पहुंचा था, और भी एग्जाम्स दिए थे, जैसे एमपी के एग्जाम दिए असिस्टेंट इंजीनियर के, कभी छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट इंजीनियर का निकला, कभी किसका निकला, बहुत कुछ चलता रहा। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं कर तो सकता हूँ यार, ट्राई करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी। ठीक है, तो मेरे को अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है,
कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी था थोड़ा, उससे ओवर ही था। ठीक है, तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो मुझ पे जो है थोड़ा सा हावी हो गया। अब ओवर कॉन्फिडेंस जब हावी हो गया तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अ, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पहला कारण ये था। दूसरा ये था, मुझे ये लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है एग्जाम और सबसे बड़ी सर्विस जो है यूपीएससी है। यूपीएससी अगर मैंने क्रैक कर लिया ना, तो शायद मैं एक ऐसा खिताब पालूंगा अपने परिवार में, अपने समाज में, कि मैं सबसे हाई क्वालिटी, सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे हाई माइंडेड पर्सन हूँ। मैं मैं बहुत ऊंचे लेवल के तबके की नौकरी कर रहा हूँ। मैं शायद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी कर रहा हूँ या सबसे बड़ी नौकरी कर रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग में था। तीसरा जो दोस्तों, अगर कोई कारण निकल के आता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा था, ठीक है, तो मैं यूपीएससी की तैयारी दोस्तों दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था। ठीक है, मैं मैं अपने दोस्तों, मैं अपने परिवार के लोगों को, मैं इस दुनिया को, मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, या मैं जिंदगी में बहुत ऊंची चीज कर रहा हूँ, या मुझे दुनिया में सबसे आगे बढ़ना है। दुनिया मतलब मेरी दुनिया। मेरी दुनिया में कौन है? जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कोई प्राइवेट जॉब में नौकरी कर रहा होगा, कोई सरकारी नौकरी पा चुका होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई मेरे परिवार का आदमी होगा, मुझे सबको दिखाना था। ठीक है, तो ये कारण था दोस्तों कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करना चुना था। ठीक है, ये कोई ऐसा गहरा कारण नहीं था कि इस तैयारी को मैं बहुत लंबे टाइम तक तैयारी को कर सकूं। ठीक है, ये बात का रियलाइजेशन मुझे 2021 में, जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में लगातार फेलियर हुई, उसके बाद में हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में एक और सवाल आया मेरे मन में कि भाई, डू आई नो माई सेल्फ? क्या मैं अपने आप को जानता हूँ? क्या मैं अपने आप को समझता हूँ? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल था मेरे मन में। क्या मैं अपने आप को समझता हूँ? तो तब मुझे ये समझ में आने लगा 2021 में कि मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ, ठीक से नहीं समझता हूँ कि जो ये चीजें मैं कर रहा था ना, मैं किसके लिए कर रहा था? दूसरों की नजर में ऊंचा उठने के लिए कर रहा था, या खुद को खुश, दूसरों के दूसरों से जो है वाहवाही पाने के लिए कर रहा था कोशिश। ठीक है, लेकिन क्या मैं ये सच में करना चाहता था यूपीएससी की तैयारी, या ये सिर्फ एक इल्यूजन था, ख्वाब था, मेरी इच्छा थी? तो मेरी ऐसी कोई बहुत डीप डिजायर नहीं थी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना ही चाहता था। मेरी अगर कुछ मन में था तो हमेशा से, बचपन से जो था वो ये था कि मुझे लाइफ में पैसा कमाना है। ठीक है, और ज्यादातर इस देश की एक बड़ी आबादी का जो वर्ग है, जो तैयारियां कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स में जाता है, या सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करता है, उसका यही होता है कि यार मुझे पैसा कमाना है लाइफ में। पैसे से भी एक ताकत मिलती है, पैसे से भी कॉन्फिडेंस मिलता है। पैसा मुझे पहले भी मिल रहा था, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिल रहा था, और इस दौरान मेरे को एक और तीसरी गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही थी दोस्तों। लेकिन मेरा ओवर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने सब कुछ जो है ठुकरा दिया। ठीक है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा ही चाहिए था, ऐसी सोच थी। ठीक है, तो दोस्तों हुआ ये कि भाई, मेरे सवाल मेरे दिमाग में ये दूसरा सवाल जो था यही आया कि क्या मैं अपने आप को जानता हूँ? डू आई नो माई सेल्फ? अब इस दौरान दोस्तों मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा तनाव, और जब था, तो उस वक्त पे जो है मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, जो मुझे समझा पाए कि क्या मैं मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि अब मैं क्या करूं। ना मेरे को, मेरे पास में सरकारी जॉब है, ना मेरे पास में प्राइवेट जॉब है। मैं एक ऐसी जगह पे जाके फंस गया हूँ कि मैं अब करूँ क्या? तो ऐसे में जो है मेरी लाइफ में जो है, देखो दोस्तों, यूट्यूब के थ्रू जो है आचार्य प्रशांत जो है, जो एक अभी बहुत सक्सेसफुल आचार्य हैं, और अभी 25 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, उनके मैं वीडियोस देखता था। वहां पे मुझे समझ में आने लगा कि जब उन्होंने यूपीएससी की वीडियोस डाली, उनको सुन के मैं रिलेट करने लगा कि मैं कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि मुझे लाइफ में पैसा चाहिए था और सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे ताकि
क्योंकि मुझे इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चाहिए नहीं था। दूसरों को दिखाना जो है, दूसरों को क्यों दिखाना है, ये बात उनसे समझ में आई कि मुझे दूसरों को दिखाने में अपनी जीवन खराब नहीं करना चाहिए। आचार्य जी को सुनते सुनते लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई दोस्तों, जो मुझे नहीं आ रही थी। ये वर्ड जो है ना, क्लैरिटी, अब मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया है। क्या? क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है मेरी लाइफ का अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि भाई आपको जो काम करना है लाइफ में, जो कुछ अचीव करना है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप उस चीज को जो है जबरदस्ती उसके पीछे भाग रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्यों भाग रहे हो। आप सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हो, आप नौकरी भी कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। क्लैरिटी इज लाइक दोस्तों मेडिटेशन। आपको क्लैरिटी है तो आप क्लैरिटी की वजह से एक मेडिटेटिव स्टेज में रहोगे। अगर क्लैरिटी नहीं है, किसी दूसरे ने आपके दिमाग पे गोल दे दिया कि भैया जाकर के सरकारी नौकरी तैयारी करो, तो आप जो है दूसरों के गोल्स को पूरा करने में अपनी जिंदगी खपा रहे हो। और उसकी वजह से जो है फेलियर जब होती है, तो फेलियर की वजह से आती है फ्रस्ट्रेशन। और जब वो फ्रस्ट्रेशन आती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका दिमाग खराब करती है, और उसकी वजह से डिप्रेशन भयंकर बनता है। और वो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा जो है हमारी देश का युवा वर्ग शिकार है। और ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। जो लोगों इस वीडियो में, इस वीडियो के एंड तक जाएंगे, उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। और मैं भी फंसा था, आप भी निकल सकते हो जैसे मैं निकला था। इसके बाद में मेरे मन में सवाल आया कि भाई मैं लाइफ से आखिर चाहता क्या हूँ। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं आखिर लाइफ से चाहता क्या हूँ भाई। मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से। मैंने मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर बनी कि भैया मेरे को लाइफ में सिंपल है कि पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो इज्जत ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप अपने एक सही, एक अच्छी नौकरी रहे, अपन को सबसे बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। अपने को घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। घर वालों से जब तक पैसे मांगते रहोगे, देखो मैं एक ठीक ठाक फैमिली से आता हूँ जहाँ से मुझे पैसा मिल जाता था घर वालों की तरफ से। इसी वजह से मैं इतनी लंबी तैयारी कर पाया। ठीक है। 30 साल तक कोई भी ऐसे ही तैयारी नहीं करता है। घर वालों से पैसा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तब आप थोड़ा तैयारी कर पाते हो। लेकिन वो सपोर्ट भी एक टाइम तक ही मिलता है। लेकिन जब आप 30 साल की उम्र में एंटर करते हो ना, तो आपको हर दिन बहुत बुरा लगने लगता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। ये दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, और ये चीज मेरे ऊपर हावी हो गई। ठीक है, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। और अगर मैं आज पैसा ही नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे भविष्य का क्या होगा। तो भविष्य को लेकर के बहुत सारी जो है कल्पनाएं चलने लग जाती है माइंड में, जो मेरे दिमाग में चलने लगी। होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये जो है इस तरीके की समस्याएं मेरे साथ में आने लगी, और मुझे समझ में आया कि मुझे जो है एक ठीक ठाक नौकरी करनी चाहिए। बीच बीच में मेरे पास में प्राइवेट जॉब्स के ऑफर आ रहे थे, लेकिन कुछ को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे मैं मुझे क्लैरिटी थी कि अगर मैं गलत प्राइवेट जॉब में फंस गया, तो वहां पे मेरा करियर जो है खराब हो जाएगा। यहाँ पे मेरा प्लान प्लान बी बोलो या प्लान सी बोलो। प्लान बी को अगर ये मानते हो कि मैंने दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, तो आप उसको प्लान बी कह सकते हो। और प्लान सी जो है मेरा प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाना हुआ। प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाना मेरा प्लान सी कह सकते हो दोस्तों। प्लान सी के तहत मैं जो है डिसाइड किया, जब 2021 का समय चल रहा था, एक समय आया कि मेरे को ऋषिकेश जाना पड़ा। मैं आचार्य प्रशांत जी के जो है ऋषिकेश के शिविर में गया। वहां पे गया तो बहुत क्लैरिटी आई। आचार्य जी की पचासों वीडियो देखी, पचासों की नहीं, 100 200 500 वीडियो देखी। तो समझ में आया कि जिंदगी क्या है, हम कैसे फंसे हुए हैं, किन चक्रव्यूहों में फंसे हुए हैं, समाज क्या है, लोग हमको कुछ बोलते हैं, हम लोगों को प्रूव करने में लगे रहते हैं। हर सवाल का जवाब ऐसे मिला जैसे दिमाग की बत्ती बिल्कुल खुल गई। और जो मैं दोस्तों मेडिटेशन और ध्यान और जाने क्या क्या दुनिया भर का चक्करबाजी में फंसा हुआ था, उनसे बाहर निकला। और मुझे अध्यात्म समझ में आने लगा कि असली में अध्यात्म क्या होता है।
अध्यात्म की सही समझ अगर किसी ने दी है तो वो सिर्फ आचार्य प्रशांत हैं। उनको आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको अपनी लाइफ में सारे सॉल्यूशन मिलेंगे हर चीज को लेकर के। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल नहीं थे, और बहुत सारे सवाल आए। ये भी सवाल आया कि हाउ कैन आई गेट सेटिस्फेक्शन एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो यार 30 साल का बंदे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है कि उसको पैसा कमाना चाहिए। बाकी सब चीजें ठीक है, देखी जाएगी। अब मुझे सरकारी नौकरी का प्रेम भी नहीं रहा। सच बात बताऊं तो अब मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करने लगा कि मुझे पैसा कमाना है, एक ठीक सी नौकरी देखनी है। इसके बाद में मेरा जो है कुछ प्राइवेट कंपनियों में हुआ जो भी इस लायक नहीं थी कि मैं उनको ज्वाइन कर सकूं। मेरे दिमाग में तब भी ये था कि यार अगर ज्वाइन करनी है तो ठीक सी मेरे को मेरे सेक्टर की जॉब चाहिए। और मेरे सेक्टर की जॉब जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही हो सकती है, क्योंकि मैंने जियो टेक में एमटेक किया था। वहां मुझे फायदा भी मिलेगा और मुझे पैसा भी उसी अकॉर्डिंग सही मिल पाएगा। उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मिल सकता है। अगर मैं इधर उधर दूसरे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में घुस गया तो फिर तो मुझे पैसा भी कम मिलेगा और मैंने जो एमटेक की उसका फायदा भी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने जो है दोस्तों प्राइवेट जॉब की, लेकिन एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर। और मैंने शुरुआत की सन 2022 में, जून मंथ में। मुझे लगा एक ठीक कंपनी मिली, एक प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी मिली जिसमें ऑफिस वर्क होता है और मैं आराम से बिल्कुल 9 से 5 की जॉब कर सकता हूँ या 10 से 6 की जॉब कर सकता हूँ। सुबह और शाम का वक्त मेरे लिए होता है पर्सनली। अब हुआ ये कि महीना दर महीना निकला और मुझे एक सेटिस्फेक्शन आने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आने लगा। क्या आने लगा? पैसा आने लगा। और दोस्तों यूपीएससी ने जो मुझे नॉलेज दी थी उससे मेरी विजडम इंटरनेशनल लेवल की हुई। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। 1 साल निकला दोस्तों, जिसमें मुझे पूरा सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आ गई कि किस तरह से ये पूरा सेक्टर वर्क कर रहा है, कैसे ये प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है, ये प्राइवेट कंपनी में कितने तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं, कौन क्या करता है, क्या उनकी रोल्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर मेरा रोल क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। 1 साल बस मैंने बिताया उस कंपनी में। मुझे, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मुझे उतना पैसा नहीं मिलता था जो मेरे मन मुताबिक हो, लेकिन हाँ वो डिसेंट अमाउंट पैसा था कि मेरी ठीक ठाक सेविंग भी हो जाती थी। और उसके अलावा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था उस टाइम ड्यूरेशन में। 1 साल ही कंपनी में रहा। वो एक छोटी कंसल्टेंसी कंपनी थी। मैंने सब कुछ सीखा समझा। उसके बाद में चूंकि मुझे लाइफ में क्लैरिटी आ गई थी, 1 साल होते ही कंप्लीट जैसे ही हुआ मैंने अपनी सारी प्रोफाइल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनाई, जो कि स्पेशली लिंक्डइन होता है या naukri.com होता है। वहां जैसे ही प्रोफाइल बनाई मेरे पास इंटरव्यू के कॉल आने लगे अच्छी कंपनीज की तरफ से, क्योंकि उनको 1+ ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था। 3-4 प्राइवेट अच्छी इंडिया की टॉप एमएनसी कंपनीज के कॉल आने लगे। मैंने कहा ये कैसे हो गया? हालांकि मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर हो गया था 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ कि मुझे इस कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में जाना है। और मैंने वहां पे तय किया कि मुझे किसी ठीक सी अच्छी कंपनी में ही जाना है, जिसका वर्क कल्चर अच्छा हो, जो जहाँ पे अच्छे लोग उठते बैठते हो, जहाँ मुझे सीखने को मिले, जहाँ मुझे पैसा भी डिसेंट सेटिस्फैक्टरी मिले। आज मैं दोस्तों एक ऐसी कंपनी में हूँ विद इन 1 ईयर, ठीक है। मेरी एज 32 ईयर्स हो गई है अब, ठीक है। जब 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ था तो 31 साल का हो गया था, अब 32 साल का हो गया हूँ, ठीक है। 2 साल हो गए हैं मुझे। और मैं अभी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़े रीजन के जो है इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स को भी उठाती है, इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। वहां पे एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पैसा भी अच्छा मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी है जॉब में। और मुझे मेरे अंदर जो मेरे घर परिवार या समाज की तरफ से ये भरा गया था कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही अच्छी होती हैं, प्राइवेट जॉब्स जो है बहुत बुरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे काफी अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं प्राइवेट जॉब्स में, जो कि अच्छी अच्छी आईआईटीज एनआईटीज बिट्स पिलानी बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट हैं। मैं भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ। तो बहुत अच्छे लोग जो मिलते हैं, तो बहुत अच्छी सोच और बहुत पॉजिटिविटी आती है।
ये लगता है कि हमको लाइफ में कुछ आगे अब और अच्छा करना है। जरूरी नहीं है कि हम एज अ गवर्नमेंट जॉब की तरह ही करें, लेकिन प्राइवेट जॉब से भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा पैसा मिल रहा होता है या प्राइवेट जॉब्स में मिलता? देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हो तो वहां पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम मुझे जब मैंने 1-2 महीने काम किया था तभी दिखने लगी थी। वहां पे करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पे जो है बहुत ओछी तरीके की जो है चीजें भी होती हैं इस तरीके से, जहाँ पे आपको अपना ईमान बेचना पड़ता है। इस तरीके के इश्यूज भी आते हैं। आपको जो है सिस्टम में रह करके सिस्टम से लड़ना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वहां पे। और देखो दोस्तों, वहां पे बहुत ज्यादा जो है इनोवेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वहां पे एक पुराना ढर्रा और सेटअप चल रहा है, जिसमें काम करना भी होता है। देखो, इसको आप एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन जिसको बस पसर के नौकरी करनी है, बस ठीक है, पैसा कमाते रहो और आराम से जो है दफ्तर में जाके हाजिरी लगाना है, बस इतना ही, इस तरीके से नौकरी करनी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं है। काम भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं होता है, काम बहुत अच्छा भी होता है। और प्रोजेक्ट भी बड़े लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट लेते हो तो एक बड़े सब डिवीजन के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके अंडर में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिवली मतलब गवर्नमेंट जॉब की बातें अलग होती है, वहाँ का लेवल अच्छा होता है, वहाँ का भी बहुत लेवल अच्छा होता है। यहाँ पे जो है, जब आप प्राइवेट जॉब में काम करते हो तो आप एक्सपर्ट बनते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे मैं एक जियो टेक्निकल की फील्ड में एक्सपर्ट बन रहा हूँ, यहाँ से भी मेरी आगे की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब एक बात बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब्स में स्विच कर रहा था दोस्तों, तो यूपीएससी एग्जाम ने मेरी बड़ी हेल्प की, जो मुझे 100% का इंक्रीमेंट मिला, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। 100% का हाइक पा करके जो है मैंने अपनी स्विच की, ठीक है, जॉब ऐसे ही स्विच नहीं की थी। 20-30% के इंक्रीमेंट के लिए मैं जॉब स्विच करने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। 100% इंक्रीमेंट मिला ठीक है, अपनी एनुअल जो सैलरी में। तो मुझे खुद को लगा कि एक तो बहुत अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठा होगा, दिल्ली जैसी लोकेशन पे हूँ, ठीक है। मुझे दिल्ली आना था वापस से। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, दिल्ली में मेरे को रहना था। मैंने अपनी लाइफ के 7 साल से ज्यादा जो है दिल्ली में बिताए हैं, ठीक है। और दिल्ली मुझे बहुत पसंद था। इससे पहले जो है मैं भोपाल में काम कर रहा था, भोपाल की एक कंसल्टेंट कंपनी है उसमें काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि भोपाल से जो है निकल के मुझे जो है दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में जाना है, जहाँ पे पॉजिटिव माइंड के ऊंची सोच वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आया और मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे। और दोस्तों, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से सीखता भी जा रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। और मेरा बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव भी है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो मेरी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल सेक्टर को लेकर के, और एक प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी कैसे काम करती है उसको लेकर के भी मैंने लास्ट की कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है, जिसको आप आई बटन देख पर भी क्लिक करके देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू भी देख सकते हो। या प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी सिविल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में। तो आप जब देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने कितनी जल्दी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो दोस्तों, जब मैं इस कंपनी में आया हूँ तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन है, अच्छा पैसा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जॉब सिक्योर्ड ही होती है। देखो, प्राइवेट जॉब्स में भी ये सिर्फ मिथ है दिमाग का कि रिसेशन आएगा तो ऐसा हो जाएगा, रिसेशन आएगा तो वैसा हो जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितने क्वालिटी के पर्सन हो। जो मैंने महसूस किया है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके अंदर बहुत मेहनत करने का जज्बा है, अगर आप जो है सीखते रहते हो नई नई चीजों को आगे बढ़ने का एक आपके अंदर मादा है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी वाला आपको निकाले। अब आप जाकर के उटपटांग बोलोगे किसी से तो ऑब्वियस ही बात है, कोई बात होगी तो आपको एज अ नेगेटिव पर्सन की तरह देखा जाने लग सकता है। या फिर आप जो है आर्ग्यू बहुत करो अननेसेसरी चीजों पे, तो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने पॉइंट्स रख सकते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से, ये बहुत विदाउट करप्शन के
विदाउट करप्शन के जो है आप अच्छी जॉब कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया जॉब कर सकते हो, और आप जो है अपने आप को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचो, एक ब्रॉड आईने में देखो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम जो है आपको ब्रॉड वे में सोचने में मदद करती है, और उस ब्रॉडनेस ने ही मुझे जो है इस कंपनी में 100% का हाइक दिलाया, ठीक है। और जब मैंने अपने इंटरव्यूअर्स को तक बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा था 4-5 साल तक, तो उन्होंने उसको एज अ नेगेटिव लिया ही नहीं। उन्होंने इस चीज को कहा ठीक बात है, बहुत बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं होती है। और ये बात ने मुझे, चूंकि इसको मैंने एज अ नेगेटिव नहीं, एज अ पॉजिटिव भी बताया, ठीक है, कि मैंने वो 5 साल जब तैयारी की तो मैंने कोई बर्बाद नहीं किया, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस है वो आपको मेरी बात, मेरी कम्युनिकेशन में लगेगा, और वही चीज जो है उन सामने वाले पर्सन को भी कन्विंस कर गई, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया रादर देन किसी और जो कॉलेज से पास आउट बच्चा होगा उसको नहीं लिया, मुझे लिया, क्योंकि मुझे दुनिया की और ज्यादा बेहतर समझ है। इसके बाद ये जो है स्टोरी, यहाँ पे जब नई स्टोरी शुरू हुई दोस्तों, तो मैंने प्राइवेट कंसल्टेंसी में काम करने लगा, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, अच्छा सेटिस्फेक्शन है, और मुझे रास्ता भी क्लियर है कि मुझे लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो गलती हुई दोस्तों वो भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां और भी कुछ की, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ पे देखो, ये न्यू जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और प्राइवेट कंसल्टेंसी में काम करने लगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एज अ फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर की तरह काम करना शुरू किया। 1 साल में इतना सीखा कि 3 साल में भी कोई आदमी नहीं सीख पाता हो, ठीक है, 3 साल 5 साल लगा करके भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है नॉलेज गेन की, ठीक है। तो जो यूपीएससी के एग्जाम में मैंने नॉलेज गेन की थी दोस्तों, वो वेस्ट नहीं हुई मेरी नॉलेज, ठीक है। सबसे मेन बात यही थी कि मैंने जो यूपीएससी के एग्जाम में जो नॉलेज हासिल की थी दोस्तों, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई। और दोस्तों उसका फायदा मुझे स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर मिला है, ठीक है। चूंकि मेरा खुद का एक और यूट्यूब चैनल है, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, ट्रेड लर्नर्स नाम से दोस्तों, ट्रेड लर्नर्स, ठीक है। ट्रेड लर्नर्स में मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया जितने भी स्टॉक्स में, वो स्टॉक्स आज जो है काफी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। मैंने अपना पैसा लगाया, अब मैं, मेरा पैसा इतना बढ़ रहा है कि दोस्तों मेरी जो एनुअल एनुअल इनकम थी पिछली कंपनी में, पिछली कंपनी में जितनी मेरी एनुअल इनकम थी, उससे ज्यादा मेरा 1 साल का रिटर्न निकल के आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि यूपीएससी ने मुझे इतना गहरी नॉलेज दी है कि स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, मैं दुनिया को एक अलग तरह से देखता हूँ। मैं साइंस हो, मैं स्पिरिचुअलिटी हो, मैं ये समाज हो, ये लोग हो, ये दुनिया हो, या मैं खुद हूँ, मैं हर चीज को जो है बहुत गहराई से सोचता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, भापता हूँ, तभी डिसीजन लेता हूँ। लाइफ में मुझे क्लैरिटी है, और उसके साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ गलतियां क्या की मैंने, गलतियों के बारे में भी बात करनी चाहिए। हर तरीके की और भी गलतियां बीच बीच में भी बताई थी मैंने। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने तैयारी की ले दे करके, इस तैयारी में पूरे प्रोसेस में हुआ क्या आखिर, दोस्तों 2021 के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे, कि मैंने अपनी जो है अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स थी उसको छोड़ा, और इसके अलावा मेरी एक और जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब ही लगी थी, ठीक है। वो होती है दोस्तों एक रिसर्च बेस्ड, रिसर्चर की जॉब होती है। क्योंकि मैं एमटेक था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, तो मेरी एज अ रिसर्चर भी जॉब लग रही थी। CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छा साइंटिफिक